Hello students, today we are going to do question answer of our first poem Dust of Snow, which we have completed. What is the dust of snow? Dust of snow क्या होती है? What does the poet say has changed his mood? What does the poet say has changed his mood? कौन सी चीज पोइट के मूड को बदल देती है? How has the poet's mood changed? पोइट का मूड कैसे चेंज होता है? A dust of snow refers to snowflakes or particles of snow. Dust of snow क्या होती है? Dust of snow refers to snowflakes. Snowflakes होती हैं और particles of snow, या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे बर्फ के कण होती हैं which fell on the poet, जो कि पोइट के ऊपर गिरे from the hemlock tree. हेमलॉक ट्री से पोइट के ऊपर गिरती हैं. द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स हैज चेंज्ड पोइट्स मूड. गिरते हुए स्नोफ्लेक्स ने पोइट के मूड को बदल देता है. पोइट का मूड बदल जाता है जब स्नोफ्लेक्स पोइट के ऊपर गिरते हैं. द पोइट्स मूड हैज चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी वन. पोइट का मूड जो है वो उदास से खुशी में बदल जाता है, उसका मन खुश हो जाता है. What are birds that are usually named in the poem? What are birds that are usually named in the poem? जो कवि पोएम में यूजुअली बर्ड्स की नेम यूज होती हैं वो क्या होती हैं? जो पोएम में हम बर्ड्स है या कोई और भी टाइटल है जो नेम रखे जाते हैं, वो हम किन किन कैरेक्टर्स का यूज करते हैं पोएम के लिए? डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स? आपके विचारों में क्या आपने कभी पोएम में क्रो का नाम मेंशन होते सुना है? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड? तो इस प्रकार की जो इमेज है आपके मन में आती होगी व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हो. वुड कटर, हमिंग बर्ड, नाइटिल्स, पॉपुलर बर्ड्स कुकू, जो नाइटिंगेल बोलते हैं, कोयल की मीठी आवाज होती है. इसके लिए जो कुकू बर्ड है मोस्टली पोएट के मन को लुभाने वाली साउंड होती है. और पोएट्स जो हैं मोस्टली जब नेचर का वर्णन करते हैं, नेचर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसमें कुकू बर्ड का डिस्क्रिप्शन वो जरूर देते हैं. पिकॉक, पैरट एटसेट्रा आर यूजुअली मेंशन्ड इन पोएम. इन जो हमने ऊपर नाम बताए हैं, इन नेम्स का, इन कैरेक्टर्स का, इन वर्ड्स का पोएट जो है वो अपनी पोएम में इनको मेंशन करते हैं. क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन पोएम. जो क्रो होता है बड़ी मुश्किल से पोएम में मेंशन किया जाता है. क्रो इज सिंबल ऑफ बैड लक. जो क्रो होता है बैड लक का सिंबल होता है. इट इज कंसिडर्ड ऑमनिस, और ये कैसा माना जाता है? अशुभ माना जाता है. What is hemlock tree? Hemlock tree क्या होता है? Why does poet not write about beautiful tree? जो पोइट है उसने कोई सुंदर वृक्ष का वर्णन क्यों नहीं करता है कभी? उसने हेमलॉक ट्री क्यों लिया अपने डिस्क्रिप्शन के लिए? A hemlock tree is a poisonous tree. जो हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस ट्री होता है, विषैला ट्री होता है, विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, जिसके ऊपर छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं. हेमलॉक होता है धतूरे का पेड़ जो कि बहुत विषैला होता है. पोएट इज इन सैड मूड. पोएट जो है वो सैड मूड में है. ही डज नॉट राइट अबाउट ब्यूटीफुल ट्रीज. वह किसी सुंदर वृक्षों के बारे में नहीं लिखता. ऑल द थिंग्स अराउंड हिम, उसके चारों ओर जो भी चीजें हैं, आर द सिंबल ऑफ नेगेटिवनेस. वो किस चीज की है? नकारात्मकता से घिरा हुआ है कभी, इसीलिए उसने कोई ब्यूटीफुल थिंग्स का वर्णन इसमें नहीं किया है. What do the crow and hemlock represent joy or sorrow? जो क्रो है यहाँ, हेमलॉक ट्री है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? वो जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं या सोरो को? जॉय में खुशी को, प्रसन्नता को, या सोरो को, सोरो में सैडनेस, उदासी को. किस चीज को वो रिप्रेजेंट करते हैं? किस चीज के बारे में हमें सिंबलाइज कर किया गया है उनको? What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for?
व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या काम करती है, वो क्या करती है, जो क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, जो यहाँ हेमलॉक ट्री है, क्रो जो है हेमलॉक ट्री को हिलाता है, वो यहाँ जो डस्ट ऑफ स्नो है किस चीज को यहाँ सिंबलाइज किया गया है, किस चीज को बताता है। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो, जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है बोथ आर रिप्रेजेंटेड सोरो, दोनों को ही सोरो के लिए प्रस्तुत किया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, डस्ट ऑफ स्नो को किस चीज के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, किसके लिए, व्हाट डज हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, सॉरी डस्ट, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किस चीज के लिए स्टैंड करती है, किस चीज के बारे में बताती है हमें, जॉयफुल। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर समथिंग जॉयफुल। देखिएगा आप भी कहीं भी स्नोफॉल होता है, कुछ भी होता है, बहुत खुश हो जाते हो, बारिश आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चीजें हैं वो किस चीज को सिंबलाइज करती हैं, जॉयफुल को, जॉयफुल की सिंबल होती हैं ये। सो द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिम चेंज हिज मूड, सो द फॉलिंग ऑफ द स्नो, इसलिए गिरती हुई जो बर्फ है, ऑन हिम ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर जब बर्फ गिरती है, चेंज हिज मूड, उसके मूड को बदल देती है, उसके मूड को उसने बदल दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डू समरी ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो विच हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर। डस्ट ऑफ स्नो कैसी पोएम है हमारी, नेचर पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी हुई है। बेटो स्टूडेंट्स, जब ये हम जो कोई चैप्टर का नेम होता है तो उसके लिए हम क्या राइट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन पोएम हुआ या सॉन्ग हुई, सॉन्ग या पोएम के लिए हम कंपोज वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है, लिखी गई है। तो यहाँ पर हमने रिटन वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि रिटन वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, प्रोज सेक्शन के लिए हम राइट वर्ब यूज करते हैं, लेकिन हम पोएम के लिए और सॉन्ग के लिए कंपोज वर्ड यूज कर सकते हैं। दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम, ये हमारी जो पोएम है वो कैसी पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है, प्रतीकात्मक पोएम है। द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, जो पोइट है वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है, और वो पेड़ कौन सा है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स पॉइजनस ट्री। द पोइट इज इन सैड मूड, जो पोइट है वो सैड मूड में है। अ प्लीजेंट थिंग हैपेंड इन अ ट्री, एक बहुत अच्छी घटना घटित होती है पेड़ पर, वो क्या है, जस्ट देन अ क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री, उसी समय जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री को शेक करता है, हिलाता है। एंड द स्नो फ्लेक्स फॉल ऑन हिम, और जो स्नो फ्लेक्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो है, वो पोइट के ऊपर गिर जाती है। इट चेंज पोइट्स मूड, और ये पोइट के मूड को बदल देती है। ही थिंक्स दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे, और जो कवि है वो क्या सोचता है कि इसकी वजह से जो क्रो है, क्रो ने हेमलॉक ट्री को हिलाया है, और उसके हिलने से जो डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर गिरी है, उससे जो पोइट है उसका मूड चेंज हो जाता है, सैड मूड उसका हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है। और उसका जो सारा दिन है, अगर वो सैड मूड में, अगर आप किसी उदास मूड में होते हैं तो आपका सारा दिन वेस्ट हो जाता है, जब तक कोई अच्छी घटना घटित नहीं होती है, जब तक आपका मन का कोई काम नहीं होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। सेम हियर, जो पोइट है, पोइट के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसके मन को, तो उसके जो हार्ट उसको थ्रिल्ड करती है, उसको रोमांचक लगता है वो सब इंसिडेंट। एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क लाइक द क्रो, और वह भी अपने काम में बिजी हो जाता है जैसे कौवा अपने काम में बिजी था, क्योंकि वो पेड़ पर आया,
हेमलॉक ट्री पर आया, उसने हेमलॉक ट्री को हिलाया। तो इसी तरह से पोइट क्या कहता है, क्रो ने तो अपना काम कर दिया है, अब मुझे भी अपना काम करना है कौवे की तरह, मुझे भी अपने काम में बिजी होना है। नाउ आई एम नॉट इन सैड मूड, नाउ आई एम इन हैप्पी मूड, दैट्स व्हाई आई शुड लीव दिस प्लेस एंड आई शुड बिजी इन माई डे ऑफ द वर्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्क अवर राइम स्कीम। Now I am telling you about the rhyme scheme. The we a crow. Students, जब हमें राइम स्कीम करनी होती है, इसमें हमें किस चीज को फोकस करना होता है, जो लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस का, द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, वी हैव टू नोटिस इट, ओनली साउंड ऑफ इट, नॉट द अल्फाबेट्स. वी डोंट पे अटेंशन एट द अल्फाबेट्स. We have to pay attention on the sound of the last word. Crow, 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 O sound. That's why O sound is named O. Shook down on me. Me means E sound. Here, E sound. That's why the name is given here. E sound को B. यहाँ पर जो O sound आई है उसको हमने A नाम दिया है. सॉरी, और जो ई साउंड है उसको हमने बी नाम दिया है. द डस्ट ऑफ स्नो, ओ साउंड को बेटा हमने क्या नाम दिया था ऊपर, हमने यहाँ पर ओ साउंड को ए नाम दिया था. तो हमारा यहाँ भी स्नो ओ साउंड है, तो हम यहाँ पर कौन सा नाम देंगे, से भी ए नाम ही देंगे. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ई साउंड. यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, shook down on me, ई साउंड. यहाँ पर क्या थी, ई साउंड. ट्री में भी क्या है, ई साउंड है. तो बोथ प्रोनाउंसिएशन आर सिमिलर है. द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड इज सिमिलर है, और दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन हियर बी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द रेफरेंस टू कंटेक्स्ट ऑफ दिस पोएम. नाउ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट ऑफ अवर पोएम. द वे, फर्स्ट जो स्टैंजा है वो कहाँ से शुरू होता है, द वे से शुरू होता है, और कहाँ से खत्म होता है, हेमलॉक ट्री तक खत्म होता है. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द पोएम. Look here. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Students, जब हम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देते हैं, तो जब एग्जाम में भी होता है तो पूरा का पूरा स्टैंजा नहीं लिखने की जरूरत होती है. आपको क्या लिखना होता है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्टैंजा एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द स्टैंजा. द वे एंड हेमलॉक ट्री, as I mentioned here. Now questions. Name the poet of the poem. जो हमारे पोइट हैं पोएम के, वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. How has the dust of snow affected the poet? कैसे अफेक्ट कर किया है डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट को. द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट्स द पोइट पॉजिटिवली. क्योंकि पॉजिटिवली हुआ ना बेटा, बिकॉज ही इज इन सैड मूड एंड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड, ही बिकेम्स हैप्पी नाउ. तो दैट्स व्हाई वी विल से दैट द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट्स द पोइट पॉजिटिवली. Pick out the phrase from the stanza that means the same as ice. हमें इसमें वो फ्रेज निकालनी है, वो फ्रेज बताना है स्टैंजे में जिसका मीनिंग आइस से रिलेटेड है. तो वो क्या है बेटा, डस्ट ऑफ स्नो. What is the rhyme scheme in the stanza? I told you. A B A B. Second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued क्या होता है बेटा, regret, sad mood, sad feelings. Now questions here. What type of mood was the poet in?
जो पोइट का मूड है वो कैसा है बेटा, कैसा पढ़ा है हमने अपनी पोएम में? द पोइट वॉज इन सैड मूड। हाउ डिड द पोइट्स मूड चेंज्ड? पोइट का जो मूड है वो कैसे बदला? फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स और यू कैन सी डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड। जो गिरती हुई स्नोफ्लेक्स हैं और या डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, वो उन्होंने पोइट के मूड को बदल दिया है। Which word in the stanza mean regret? I told you the meaning of regret. That's why you will give the meaning of regret here. Rude. Okay, dear students. Now you have to do all these questions in your notebook and you have to learn all these questions. Okay.